नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज बहुत एक विषय ये भी बहुत अच्छा है कि इधर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम के भी डेटें पुनः नहीं आई हैं। एक बार जो डेटें आई थी उसको आयोग ने एग्जाम नहीं कराया, नई डेटें घोषित होने वाली हैं और इधर रियलिटी की नई वैकेंसी आ गई है। तो यहाँ डबल फायदा है। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा चीजें इधर उधर अगर करके पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक जो है वो टीजीटी पीजीटी में ज्यादा है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एलटी में नहीं है, तो बहुत बेनिफिट है कि अगर आप तैयारी कंटिन्यू करते हैं और इस तैयारी को अगर आप बना के रखते हैं और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो बेनिफिट ये होगा कि आपका टीजीटी पीजीटी भी निकल जाएगा और आपका एलटी भी निकल जाएगा। अगर टीजीटी पीजीटी में चूकते हैं तो आपका एलटी का एग्जाम निकल जाएगा और एलटी में चूक करना तो टीजीटी पीजीटी निकल जाएगा। तैयारी बिल्कुल करके रखिएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि यह एलटी की वैकेंसी 7 साल बाद आई है। 7 साल बाद 2018 से एलटी की वैकेंसी अब आई है, तो अब आपको करो या मरो की स्थिति करना है। क्योंकि जो हमारे बीएड के मित्र हैं तो सब जान ही रहे हैं कि प्राइमरी में वैकेंसी जमाने से नहीं आई, 69,000 के बाद प्राइमरी में भी वैकेंसी नहीं आई, जूनियर में भी नहीं आई। तो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यही जो वैकेंसियां हैं ये हमारे बीएड वाले मित्रों के लिए अवेलेबल हैं। तो क्रम से कम इनमें जी जान लगा दें, चूंकि वैकेंसी 4 से 5 साल में आती है। तो अगर इस वैकेंसी से चूके अगर आपने थोड़ा सा आलस किया तो समझ लो कि ये वैकेंसी 7 साल बाद आई है। हो सकता है अगली वैकेंसी 4 साल या 5 साल बाद आए। यदि आप 35 के हैं तो हो सकता है 40 के बाद 40 के हो जाए, और इसमें एज बाउंडेशन भी 40 साल है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 45 साल है और जो विकलांग है उनके लिए 55 का। मैंने वीडियो इससे पहले डाला हुआ पूरी डिटेल का, वो जरूर आप देख लीजिएगा कि एलटी में कौन कौन से हैं। और इसकी एक और खास बात है कि मिनिमम जो अंक लाने हैं, हम आपको बता दें, कल बताया था चूंकि फिर बता दें, मिनिमम जो एससी और एसटी को मिनिमम अंक जो लाने हैं वो टोटल के 30% लाने हैं, और जनरल और ओबीसी को जो अंक लाने हैं वो 40% लाने हैं। ध्यान में रखें, अगर 40% से कम है तो सीटें भले खाली चली जाएं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। जैसे कि आपने विज्ञान में देखा था, कम से कम 200 पोस्टें ऐसी थी एलटी की जो खाली चली गई थी, एक भी बंदा ज्वाइन, क्योंकि मिनिमम अंक ही नहीं ला पाए थे। अब कहेंगे क्या 30 अंक लाने से हो जाएगी ज्वाइनिंग? बिल्कुल नहीं होगी। अगर नंबर ऑफ पोस्ट और 30% अंक वालों की संख्या तो फिर मेरिट बनाएगी। जो टॉप होगा, मान लो किसी ने 60% लाए, फिर कम कम लाएंगे, जहां तक हो जाएगा वहीं से क्लोज कर देंगे। ये ध्यान, मगर इतने लाने हैं। अगर इतने नहीं लाएंगे तो सीटें खाली रहेंगी मगर ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये हमारा क्यूआर कोड है हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल का, इसको स्कैन करिएगा। स्कैन करके तुरंत आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं और वैकेंसी की अपडेट आती रहती है। कहीं से कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी सर्कुलर जारी होता है, तुरंत आपको जानकारी, स्कैन करिए टेलीग्राम से और ज्वाइन करिए। आज हमने 2018 का बहुत पहले पेपर सॉल्व कराया था। अब चूंकि वैकेंसी आ गई है तो आपको आइडिया भी होना चाहिए, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ उसने पहले 2018 में 2 भाग थे। फर्स्ट भाग जो था सामान्य अध्ययन का था, जिसमें 1 से 30 क्वेश्चन थे, और जो विषय यानी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो 120 क्वेश्चन थे। तो यानी टोटल ये थे। आप इन दोनों को मिलाकर, तो हमें एक और चीज हमें बिल्कुल धीमे से बता दें, क्योंकि कहेंगे सर काफी चीजें पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि आप सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा। सब्जेक्ट में मार्क को ज्यादा खींच सकते हैं, और सामान्य अध्ययन को फोकस करिएगा, मगर बहुत टेंशन लेके नहीं। क्योंकि अगर यहाँ सब्जेक्ट में आपने 2-4 मार्क ज्यादा कर लिए और सामान्य अध्ययन में 2-4 मार्क कम कर लिए तो ये बराबर कर देगा। तो सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सामान्य अध्ययन पर एक कॉमन तौर पर ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं कि नहीं देना है। चलिए, तो जो, और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ निगेटिव मार्किंग थी। तो ये निगेटिव मार्किंग थी। उम्मीदवार गलत उत्तर के हेतु 1/3 अंक, 1/3 काट लिए जाएंगे, यानी एक गलत होने पर 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग होती है। ये जनरल के क्वेश्चन थे, तो जनरल के क्वेश्चन हम तो सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि उस समय के हैं, तो कोई मतलब नहीं है। हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। ये बायोलॉजी के हैं, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये एलटी 2018 का पेपर है, तो हमें आइडिया भी हो जाएगा और थोड़ा सा हम कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? हाँ, इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है। बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए, क्रिएट अकाउंट कर लीजिए और आज हमें ज्वाइन कर लिए। और आज से ही एलटी 2025 एलटी एंड जीआईसी
2025 का हमने स्पेशल बैच लॉन्च किया है। आज ही जुड़िए, अभी तक 300 प्लस मीटर टीजीटी पीजीटी में हो चुके हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन डॉक्टर नोट्स बायोलॉजिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, देख लेते हैं। 31 कहता है द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। पैरामीशियम का जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, तो पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो हम एक बोर्ड भी अपना लेकर चले जिससे हमें पता चले कि तो उसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का, वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए, ये पूछा हुआ है। तो एक बार हम तुरंत बोर्ड पे चलेंगे जिससे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस तरह का जो हमारा पैरामीशियम होता है ये, तो इसमें हमें दो तरह के केंद्रक दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? इस तरह के दो तरह के केंद्रक हमें दिखाई देते हैं, ये ऐसे। इस केंद्रक को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, माइक्रो, और छोटे वाले को माइक्रो के नाम से जानते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है हरदम डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है, और जनरली जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये जनन में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जनन में। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये पॉलीप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है यानी बहुगुणित होता है, और यह इसके वेजिटेटिव जो एक्टिविटी है उनको नियंत्रित करता है, बड़ा वाला केंद्रक। तो माइक्रो, और माइक्रो की बात किया तो उसने माइक्रो पूछा है, तो कैसा होता है? द्विगुणित होता है और जनन में भाग लेता है। तो इसका आंसर क्या करेंगे कि यह द्विगुणित होता है और किस में भाग लेता है? जनन में। पॉलीप्लॉइड कौन सा होता है? तो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, पॉलीप्लॉइड इसका होता है। तो इस तरह से हमें पैरामीशियम में दो प्रकार के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। फिर जैसे कि जो पीजीटी में 2021 में इसी से क्वेश्चन पूछा था, फिर वो बर्सेरिया करके पूछा था कि ऐसा कौन सा पैरामीशियम है जिसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस और दो माइक्रो होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये सब आप जब पैरामीशियम थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे तो सब हम आपको जानकारी देंगे, नहीं पता लगा यही हम आपको पढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। इनमें से वह कौन है जिनका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है? टेप वर्म में क्या होता है? तो टेप वर्म में इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है? एक होता है मैन और दूसरा होता है पिग या सुअर। तो इसमें क्या इंटरमीडिएट होस्ट है। एस्केरिस क्या होता है? केवल एनिमल में पाया जाता है, या कह सकते हैं मनुष्यों में या एनिमल में पाया जाता है, एस्केरिस जंतुओं में भी पाया जाता है। तो इसका क्या होता है? कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी को सही करेंगे। जबकि लीवर फ्लूक की बात करें, लीवर फ्लूक में भी दो होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। एक होता है भेड़ और दूसरा होता है स्नेल। क्या होता है? स्नेल। मलेरिया वायरस में भी क्या होता है? दो होते हैं, एक मैन और एक होता है मॉस्किटो, मच्छर। तो यहां भी दो, तो सब में दो दो होस्ट है, एक प्राइमरी होस्ट है, एक सेकेंडरी होस्ट है। मगर एस्केरिस जो है उस केवल एक ही में पाया जाता है, वो डाइजेनेटिक नहीं होता है, निमोनोजेनेटिक होता है, केवल अपना जीवन चक्र एक ही जीव में पूरा करता है। बकाया चाहे वो टेप वर्म हो, चाहे लीवर फ्लूक हो, चाहे मलेरिया पैरासाइट, कौन होता है? प्लाज्मोडियम। इनमें से सब के सब दो जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन कैनाल ऑफ स्टेरियाज कनेक्ट द। जो स्टोन कैनाल होता है, स्टेरियाज का मतलब होता है यहाँ स्टार फिश से है, स्टार फिश। और ये क्वेश्चन कहां से पूछा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, कहां से पूछा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इकाइनोडर्मेटा से। इकाइनोडर्मेटा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इकाइनोडर्मेटा में जनरली स्टार फिश हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टार फिश। एक फटाक से चित्र को हम फटाफट ड्रा कर लेते हैं बिना देर किए, और कुछ इस तरह का ये चित्र होता है। अब पूरा तो नहीं बनाएंगे, और हम उतनी ही आपको चीज बनाएंगे जितनी से हमारी चीजें सॉल्व हो जाए। ये इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ध्यान में रखिएगा, किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। ये ये तो ये वाला जो होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैडेटरी पोराइट कहलाता है।
ये जो कहलाता है स्टोन, क्या कहलाता है? स्टोन कैनाल कहलाता है। ये वाली जो कहलाती है, ये कहलाती है रिंग कैनाल, रिंग कैनाल। और ये इसके अलावा बहुत सारी संरचनाएं, एम्पुला वगैरह भी पाए जाते हैं, तो बहुत डिटेल नहीं बताएंगे। तो वो कहता है कि जो स्टोन कैनाल होता है, ये जो स्टोन कैनाल है, ये किसको कनेक्ट करता है? तो मेड्रीपोराइट और रिंग कैनाल को कनेक्ट करता है। देखिए मेड्रीपोराइट ऊपर, रिंग कैनाल इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन कह रहा है स्टोन कैनाल ऑफ एस्टेरियाज कनेक्ट द, किसको कनेक्ट करता है? तो ये ऑप्शन सी है, मेड्रोपोराइट और रिंग कैनाल को कनेक्ट करता है। किसको करता है? इसको कनेक्ट करता है। अच्छा, पोलियन वेस्किल क्या होती है ये भी देख लो। पोलियन वेस्किल सब में दिया हुआ है। तो यहां कुछ छोटी छोटी संरचनाएं इस तरह से लगी रहती हैं, ये ऐसी, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम पोलियन वेसिकल के नाम से जानते हैं। क्योंकि उसमें दिया है इसलिए हमने आपको बता दिया कि आप ये समझो कि ये कौन सी समस्या है, पोलियन वेसिकल्स। तो ये दिया है पोलियन वेसिकल्स। रिंग कैनाल तो हमने आपको बता ही दिया है, पोलियन वेसिकल तो सारे सारे बता दिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स, इनमें से वह इंसेक्ट कौन है जिनमें मैंडिबल्स का अभाव होता है? मैंडिबल्स क्या होते हैं? मैंडिबल्स काटने वाले ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? काटने वाले ऑर्गन्स होते हैं। और सेम क्वेश्चन पीजीटी या फिर टीजीटी दोनों में से 2021 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ध्यान में रखिए, 2018 का यहां से क्वेश्चन ये वाला वो क्वेश्चन उठाकर टीजीटी पीजीटी में पूछा था। विच फॉलोइंग इंसेक्ट विदाउट मैंडिबल्स, इनमें से वह इंसेक्ट कौन सा है जिनमें मैंडिबल्स का अभाव होता है? तो देखिएगा, जो मस्का होती है, मस्का क्या होता है? मस्का, मस्का में मैंडिबल्स नहीं पाई जाती है। एक्चुअली में जो मस्का होती है, मस्का डोमेस्टिका, जिसको हम मक्खी के नाम से जानते हैं, घरेलू मक्खी के नाम से जानते हैं। तो ये जो मक्खी होती है, ये चूसने, इसका जो प्रोबोसिस होता है, ये लार छोड़ती, जैसे चीनी है तो पहले लार छोड़ेगी, लार छोड़ने के बाद जब चीनी घुलेगी तो उसको चूसती है, सकिंग करती है, सक कर लेती है, काटती नहीं है। तो ऑप्शन ई है। जबकि एनाफ्लीज जो है, किसकी बात कर रहे हैं? एनाफ्लीज, एनाफिल्स में मैंडिबल्स होते हैं जिससे ये रक्त को चूसता है, मैंडिबल्स पाए जाते हैं। बलाटा क्या होता है? बलाटा, बलाटा क्या होता है? बलाटा ए जीनस ऑफ कॉकरोच। क्या होता है? जीनस ऑफ कॉकरोच। ये कॉकरोच का जीनस है, ध्यान में रखिएगा। ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये हवा में बता रहे हो। एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करा रहे हैं, इससे कम से कम एक क्वेश्चन के दम पे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो जीनस ऑफ कॉकरोच है। और इसका जो दो जातियां हैं, एक है बलाटा ओरिएंटल, एक ये जाति है, और दूसरा है बलाटा, हाँ, ठीक छोड़ो, एक ही जात की बात कर लेते हैं, बलाटा। और इस बलाटा का यूज होम्योपैथिक दवा बनाने में भी करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं जो कि आस्थमा में यूज किया जाता है। बलाटा करके एक होम्योपैथिक दवा आती है जो इसी काकरोच से बनाई जाती है। ये तो आपको बायोलॉजी के हैं, याद कर सब पूछ सकता है कौन से जीव से होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं। और एपिस इंडिका, एपिस इंडिका किसको कहते हैं? मधुमक्खी को कहते हैं। इससे शहद और वैक्स प्राप्त करते हैं। सारा कुछ बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोलस्का में रीजनरेट, जो मोलस्का होता है वो रीजनरेट करता है किसको? किसके किसको रीजनरेट का मतलब होता है कि किसको किसको पुनरुद्धारण करने की क्षमता, मतलब कोई अंग नष्ट हो जाता है तो उसके स्थान पर उसमें एक नए अंग का विकास हो जाता है। तो कौन कौन से है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आइस को भी कर लेता है, फूड को भी, पार्ट्स ऑफ हेड को भी कर लेता है। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से प्राय कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखिएगा, अगर हम इसमें बात करेंगे हाउस फ्लाई एंथ्रेक्स, तो चूंकि बिल्कुल हाउस फ्लाई जो है वो एंथ्रेक्स फैलाती है। क्या क्या फैलाती है? तो हाउस फ्लाई हमारी टाइफाइड भी फैलाती है। क्या फैलाती है? टाइफाइड फैलाती है। और क्या फैलाती है? डिसेंट्री, डिसेंट्री फैलाती है, कॉलरा फैलाती है। और इसके अलावा एंथ्रेक्स भी फैलाती है। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति है, मल मूत्र उसका पड़ा हुआ, उसमें बैक्टीरिया है, कौन सा? तो अगर उसमें बैक्टीरिया है इसका, तो वो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है।
मॉस्किटो इंसेफ्लाइटिस, बिल्कुल इंसेफ्लाइटिस पंक्चर होता है। रेड फ्लीज बुबोनिक प्लेग, जो प्लेग होता है बुबोनिक रेड फ्लीज फैलाती है। बेड बग गोनेरिया, नहीं नहीं यही गलत है। गोनेरिया जो गोनोरिया है, गोनोरिया एसटीडी डिजीज है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि सेक्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, बच्चे में अपनी मां के द्वारा पहुंचता है। तो ये एक ऐसा डिजीज है जो बेड बग से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर हमसे कह रहा है द प्रिंसिपल सेल टाइप आर प्रेजेंट इन द बॉडी वाला ल्यूकोसोलिनिया। तो जब हम पोरीफेरा पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, हम क्या पढ़ते हैं, यहां चलेंगे। तो जब हम पोरीफेरा पढ़ते हैं, पोरीफेरा, पोरीफेरा में हम लोग दो पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ल्यूकोसोलेनिया को पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं साइकॉन को। किसको पढ़ते हैं? साइकॉन को। इन दो को पढ़ते हैं। तो अब इन दोनों को अगर हम पढ़ेंगे तो इनमें से कॉमन कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। कौन कौन? आर्कियोसाइट पाई जाती हैं, आर्कियोसाइट कोशिका पाई जाती, कोइनोसाइट पाई जाती है, कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती। कोइनोसाइट कोशिकाओं को कीप कोशिका कहते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है, कीप सेल के नाम से जानते हैं। पोरोसाइट पाई जाती है, पोरोसाइट पाई जाती है जो छिद्रों में पाई जाती है, और अमीबोसाइट पाई जाती है, अमीबोसाइट कोशिका। ये सारी की सारी कोशिकाएं ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पिनाइकोसाइट्स दिया है, पोरोसाइट दिया, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट, यही सही है। इसमें पिनाइकोसाइट, क्रोमोसाइट, नेफ्रोसाइट सेल्स नहीं पाई जाती हैं। इसमें भी नेफ्रो दिया है और इसमें भी नेफ्रो दिया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। फिर क्वेश्चन आता है 38 नंबर। कहता है द हॉलो ब्लास्टुला ऑफ साइकन। साइकन का जो हॉलो ब्लास्टुला होता है, हॉलो ब्लास्टुला का मतलब बीच में खाली जो ब्लास्टुला होता है, उसे हम हॉलो ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हॉलो ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि अभी बिल्कुल आज मैंने बैच लॉन्च किया है, टीजीटी एंड जीआईसी 2025 के नाम से बैच लॉन्च किया है आज ही। इसमें आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, और इसमें ओनली फॉर ओनली एलटी और जीआईसी को ही कवर किया गया है। इसमें टीजीटी पीजीटी कवर नहीं होगा, मैं पहले से आगाह कर रहा हूं। यदि आपको टीजीटी पीजीटी स्पेशल बैच लेना है तो हमारा जो विजेता बैच इस समय चल रहा है, विजेता जो बैच है हमारा, ये स्पेशल जो है, ध्यान में रखिएगा, स्पेशल जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। इसके लिए है टीजीटी और पीजीटी। जो विजेता बैच है वो टीजीटी पीजीटी दोनों को कवर करेगा। और एलटी और जीआईसी को आज ही हमने आज ही स्टार्ट है, और आज ही इस पे हम पहली क्लास इसमें आज ही होगी। तो आज ही आप ज्वाइन करिए। हाँ, और आपको मिलेगा क्या क्या? सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा, आपको सारी के सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की, ओल्ड जैसे कि ये पेपर सॉल्व करा, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की क्लासें मिलेंगी। चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सॉल्व क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सॉल्व क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो हमने चैप्टर वाइज सॉल्व कराए हैं। आपको इसके अलावा मिक्स्ड एमसीक्यू मिलेंगे। इसके अलावा इनमें 15 लगभग 1000 पीडीएफ की आपको हम लाइब्रेरी देंगे, जिसमें बुक्स पीडीएफ आदि अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा डिस्कशन जो है, डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल रहेगा। ये सब अवेलेबल रहेगा। इसके लिए सिर्फ आपको पे करना है 1399। ये एक माह के लिए, 15 दिन के लिए ऑफर है। अगर आज ही बैच लेते हैं तो आप कूपन कोड डालेंगे एलटी 2025। अगर एलटी 2025 कूपन कोड डालेंगे तो 1399 वाला बैच सिर्फ आपको 1299 का पड़ेगा। अगर आप एलटी 2025 कूपन कोड मांगेगा, बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, कूपन कोड मांगेगा, तो जैसे ये डालेंगे तो इस समय सबसे जो बेटर बैच है टीजीटी पीजीटी के लिए, हमारा विजेता जो बैच है सबसे बेहतरीन है। और एलटी और जीआईसी के लिए आज से ही हमने शुरू किया है सारी की सारी बैच। तो ये एलटी का जो वैकेंसी है उसके लिए ये बैच है। इन दो बैचों में अगर टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो आज ही इसको परचेस करें। अगर एलटी जीआईसी को टारगेट करना है तो इसको परचेस करें, आज ही ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारा प्रैक्टिस बैच है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हमारा प्रैक्टिस बैच है जो केवल 699, जिसमें 80
प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, जिनको आप तुरंत जैसे ही देते हैं और सबमिट करते हैं वो आपको रैंक बताएगा, आपको कौन सा क्वेश्चन सही था, आपने क्या किया, कितना समय लिया, सब कुछ बताएगा। इससे क्या होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है वो बिल्कुल जीरो होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आज ही प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करें, और टीजीटी पीजीटी सॉरी एलटी और जेआईसी के लिए आज से ही जो बैच शुरू हुआ है तो ज्वाइन करें, और टीजीटी पीजीटी विजेता बैच ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए काले कर। चलिए, तो कहता है होलोब्लास्टुला ऑफ साइकॉन। साइकॉन का जो होलोब्लास्टुला होता है वो क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसमें एक दिया है स्टेरो जो ब्लास्टुला होता है ये सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। सीलोब्लास्टुला किस में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक क्वेश्चन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। सीलोब्लास्टुला पाया जाता है ल्यूकोस, होलोब्लास्टुला है, होलोब्लास्टुला है किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया में। ल्यूकोसोलेनियम पाया जाता है, कौन, ये वाला सीलोब्लास्टुला। स्टोमोब्लास्टुला किसमें पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। स्टोमोब्लास्टुला पाया जाता है किसमें, तो ये पाया जाता है साइकॉन में। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे, स्टोमोब्लास्टुला। और स्टोमोब्लास्टुला बाद में कन्वर्ट होता है एम्फीब्लास्टुला में। एम्फीब्लास्टुला में आधे में सीलिया पाए जाते हैं, आधे में सीलिया नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सही होगा स्टोमोब्लास्टुला। आप कोटपाल की बुक पढ़ेंगे तो वहां स्टोमोब्लास्टुला दिया है, एक बार चेक करिएगा। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, सी स्टोमोब्लास्ट। तो ध्यान में रखिएगा, यदि यही क्वेश्चन हमारा बदल देता, यही अगर दे देता कि ल्यूकोसोलिनिया में, अगर हमसे पूछ देता कि होलो ब्लास्टुला इन ल्यूकोसोलेनिया, अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर हमारा होता सीलो ब्लास्टुला। ध्यान में रखिएगा क्या होता, सीलोब्लास्टुला। और चूंकि उसने यहां शब्द चेंज किया, यहां शब्द क्या चेंज किया, उसने यहां शब्द चेंज किया साइकन। अगर साइकन दिया रहेगा तब हमारा होगा स्टोमोब्लास्टुला। ध्यान में रखिएगा, दोनों चीजें बताइए तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कास्ड बाय लोअर लोअर थ्रू। लोअर लोअर का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ध्यान में रखिएगा। उसने पूछा है कि जो लोअर लोअर का ट्रांसमिशन होता है, एक जीव से दूसरे जीव में जो लोअर लोअर ट्रांसमिट होता है, जाता है। लोअर लोअर क्या होता है, एक निमेटोड्स है जो कि आंखों में पाया जाता है, और ये जैसे नहीं होता है एस्केरिस टाइप, उस तरह का आंखों में निकलता है। तो फिर डॉक्टर हल्का सा चीरा लगा के निकालता है, तो बहुत खतरनाक होता है। तो किसके द्वारा ट्रांसमिटर होता है, तो ये है क्रायोसोप्स स्पीसीज के द्वारा। क्रायोसोप्स स्पीसीज अगर पूछ दे कौन सी स्पीसीज, तो क्रायोसोप्स की दो स्पीसीज हैं। इसमें एक आता है सिलाइसिया, सिलाइसिया आती है, और दूसरी इसकी एक स्पीसीज आती है डिमिटिएटा, डिमिटिएटा। ये जाति आती है, ये दो दोनों जातियां लोआ लोआ को ट्रांसमिट करती हैं। एनाफ्लीस से क्या ट्रांसमिट होता है, एनाफ्लीस से मलेरिया ट्रांसमिट होता है, क्यूलेक से डेंगू आदि होता है, मस्का डोमेस्टिका से हमने आपको बता ही दिया, डिसेंट्री है, डायरिया है, कॉलरा है, आदि आदि आदि। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्या सही करेंगे, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। जो पोस्टीरियर वैक्यूल होती है, कहता स्लोवर देन द एंटीरियर वैक्यूल। आगे वाली वैक्यूल से ये धीमी गति करती है। एक बना दे इस तरह का जो पैरामीशियम है, ये मान लो ये पैरामीशियम है, और इसमें दो प्रकार की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इस तरह से आप देखते होंगे ये, और एक वैक्यूल ये है, ये दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो स्लोवर देन इंटीरियर वैक्यूल, कहता है स्लोवर देन द इंटीरियर एट द सेम रेट, द मतलब उसको कहता है कि जो पीछे वाली वैक्यूल है आगे वाली वैक्यूल की अपेक्षा स्लो काम करती है। एट द सेम रेट ऑफ, कहता है दोनों वैक्यूल सेम काम करती हैं। फास्टर देन द इंटीरियर वैक्यूल, जो पीछे वाली वैक्यूल है वो ऊपर वाली वैक्यूल से ज्यादा तेज काम करती है। बिल्कुल, क्योंकि पीछे वाली जो वैक्यूल है इसमें जो वाटर होता है, इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मुख्य कार्य होता है कि यह
पानी को रेगुलेट करती है। ज्यादा एक्सेस जो वाटर पानी आ जाता है तो ये क्या करती है, आती है और सतह पर फट जाती है। तो चूंकि ये यहां से, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ हमारा ये वाला भाग यहीं से जल आता है तो इसमें पहले भरता है, तो ये क्या होगी, तुरंत तेजी से काम करती है और फटती है। तो ऑप्शन होगा फास्टर देन एंटीरियर। ये जो पीछे वाली वैक्यूल है ये आगे वाली वैक्यूल से तेजी से काम करती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम। इनमें से वह आर्टरी कौन है जो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। डिफरेंट टाइप की बॉडी में आर्टरीज पाई जाती हैं, कौन सी आर्टरीज कौन सा मतलब किस अंग को करती है। तो फ्रेनिक जो है, फ्रेनिक जो है ये डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है, फ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। स्प्लेनिक जो है वो स्प्लीन को करती है। काउडर जो है वो जो टेल वाला रीजन होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको, रीनल जो है ये किडनी से संबंधित है। तो हमारी कौन सी सही है इसमें, तो फ्रेनिक जो है वो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम इज फाउंड इन, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया था। कहता है लाइसोजाइम इज फाउंड इन, लाइसोजाइम किसमें पाया जाता है, तो कहता है टीयर, टीयर का मतलब हमारे आंसुओं में, या स्वीट यानी हमारे पसीने में, या स्लाइवा हमारे लाल में। तो लाइसोजाइम एक्चुअली में तीनों जगह पाया जाता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। ये हमारे टीयर में भी पाया जाता है, हमारे पसीने में भी पाया जाता है, और स्लाइवा, तीनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कहता है एडीएच, एडीएच को बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जो कि जो किडनी में एक्सेस वाटर होता है इसको रिब्जॉर्ब करता है, ध्यान में रखिएगा। और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है ये फॉलिकल से संबंधित है, यानी एग निकलने से। पीआरएल या एचसीजी, तो इसके लिए जो संबंधित है वो एचसीजी हार्मोन है, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी आती है, जैसे ही बच्चा आता है पेट में, वैसे ही यह हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है। और यह हार्मोन स्रावित होता है और महिलाओं के मूत्र से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है। तो चूंकि इसकी मात्रा टॉयलेट में होती है, तो जो स्टिप आती है या प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जो स्ट्रिप आती है, तो मूत्र की उसमें बूंदें डाली जाती हैं। तो चूंकि एससीजी जब मूत्र निकलता है तो उसके साथ एससीजी हार्मोन से भी निकलता है, बच्चा आते ही ये निकलना शुरू होता है मूत्र के साथ। तो जैसे ही मूत्र की बूंदें डालते हैं तो वो स्ट्रिप जो होती है सेंसिटिव होती है एचसीजी के प्रति। किसके प्रति सेंसिटिव होती है, एससीजी के प्रति होती है। जैसे ही मूत्र की दो बूंदें डाली जाती हैं तो वो अगर उसमें, उस मूत्र में एससीजी की कुछ भी मात्रा है वो डिटेक्ट करता है, और चूंकि मूत्र जाता है उसमें लाइन जो स्ट्रिप लगी तो एससीजी पर संवेदनशील होती है, एससीजी जैसे मिलता है वो लाल हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है प्रेगनेंसी है। यदि रेड नहीं हुई तो इसका मतलब मूत्र में एससीजी नहीं है, तो प्रेगनेंसी नहीं है। तो कौन सा हार्मोन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ आर्क्योपिटेरिक्स। आर्क्योपिटेरिक्स एक फॉसिल्स था, किसके बीच में कनेक्टिव लिंक है, ये पूछ देता है। कनेक्टिव, ये कनेक्टिव लिंक किसके किसके मध्य में है, तो कनेक्टिव लिंक है ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में कनेक्टिव लिंक है। कौन, आर्क्योपिटेरिक्स। किसने खोजा था, एंड्रियस वैगनर ने इसको पहली बार खोजा था। किसने खोजा था, एंड्रियस वैगनर ने इसको खोजा था। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। फिर कहता है विटामिन ए इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। जो विटामिन ए है वो किसके संश्लेषण में मदद करता है, तो कहता है सोमैटोस्टैटिन के संश्लेषण में, रेटिनिन के संश्लेषण में, या स्कोटोसिन के संश्लेषण में, द पिगमेंट ऑफ द आइरिस। तो ये रेटिनिन के संश्लेषण में मदद करता है। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। जो सीधे सीधे क्वेश्चन है वो सीधे सीधे जवाब देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, देख लीजिएगा। आफ्टर ए मील रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब हम खाना खाते हैं और उस खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, मान लो हम मिठाई खा रहे हैं या हम कोई अच्छी ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इंजेस्टेड इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपरली स्टिमुलेट। तो वो इसमें वो कौन सा हार्मोन्स है जो इंसुलिन स्रावण को प्रेरित करता है। ध्यान में रखिए, इंसुलिन खुद एक हार्मोन है, उसके स्रावण को प्रेरित करता है, तो वह कौन है। कहता है जीएलपी फर्स्ट, या सीसीके, या सेरोटोनिन, या
ल्यूकिन, IL-5, इनमें से वो कौन है? तो GLP है। कौन है? GLP। GLP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्लूकोस लिंक पेप्टाइड फर्स्ट के नाम से जानते हैं इसको। किसके साथ? ग्लूकोस लिंक पेप्टाइड फर्स्ट के नाम से। यूज ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज। इसका यूज कहां करते हैं? तो यूज टाइप 2 डायबिटीज के लिए, ध्यान में रखिएगा, डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए आज इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ये हार्मोन्स क्या, सॉरी, ये जो स्रावित होता है तो ये क्या करता है? हमारे इंसुलिन को प्रेरित करता है, जिससे जो या कह सकते हैं ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। सीसीके है, क्या है? सीसीके को क्या कहते हैं? सीसीके को बोलते हैं इधर चलो, जो सीसीके होता है इसको क्या बोलते हैं? कोलियो साइटोकाइनिन बोलते हैं, कोलियोसाइटोकाइनिन बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये स्टुमुलेट करता है, स्टुमुलेट करता है। किसको स्टुमुलेट करता है? रिलीज बाइल, जो बाइल जूस होता है उसको स्टुमुलेट करता है निकलने के लिए। दूसरा, ये निकलता कहां से? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। पूरी कहानी सीसिस की हो गई। दूसरा, सेरेटोनिन की बात करें, सेरेटोनिन दूसरा हार्मोन था, सेरेटोनिन। सेरेटोनिन क्या होता है? इसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ट्राइटामाइन, यानी 5HT के नाम से जानते हैं। क्या? हाइड्रोक्सी ट्राइटामाइन के नाम से जानते हैं सेरेटोनिन को। इसको 5HT भी लिखा रहता है इसको। ये निकलता कहां से भी देख लो। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? हमारे मूड के लिए और स्लीप, नींद के लिए। इसके अलावा डाइजेशन के लिए। ध्यान में रखिएगा, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेरोटोनिन की कमी होती है, तो अगर सेरोटोनिन कम निकलता है तो मूड हमारा ऑफ रहता है, मतलब खराब रहता है। ठीक है। अच्छा, ये निकलता कहां से? तो सेरोटोनिन अगर निकलने की बात करें कि सेरोटोनिन निकलता कहां है, तो ओरिजिनेट कहां से ओरिजिन होती है? ओरिजिनेट रेफी न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन जो स्टेम होता है, मतलब जो ब्रेन का स्टेम होता है, उसके रेफी न्यूक्लियाई से निकलता है। इसके अलावा ये कहां से निकलता है? ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा ये निकलता है इंटेरोक्रोमा फिन सेल से निकलता है, जो कहा? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाई जाती है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाई जाती है, ध्यान में रखना। तो 95% जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है। तो ये पूरी की पूरी इसकी कहानी थी, तो हमने कर दिया सही। वन है, ये चारों को हमने समझा दिया है। फिर कहता है कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द, जो कैस्ट्रेशन सेल है और वो कहाँ पाई जाती है? कैस्ट्रेशन सेल, ध्यान में रखिएगा, कैस्ट्रेशन जो सेल है वो कहाँ पाई जाती है? तो एक और भी हमने समझाने से छूट गया है, देखो यहाँ एक और था, इसको भी समझ लो। इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन एक क्या है? सिग्नलिंग प्रोटीन है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये क्या है? सिग्नलिंग प्रोटीन है। और इसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, और खासकर जो इस्नोफिल्स हैं उनको सरवाइव और रेगुलेट करने में मदद करता है। तो ये भी हो गया। चलो, कैस्टा कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द, जो कैस्ट्रेशन सेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती है? कैस्ट्रेशन सेल आल्सो नोन एज द, इन सेल्स को किसके नाम से जानते हैं? तो कहता है आल्सो नोन एज द, इनको और किस नाम से? जो कैस्ट्रेशन सेल्स हैं इनको सिग्नेंट रिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नेंट रिंग सेल बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है सिग्नेंट रिंग सेल के नाम से जानी जाती है कैस्ट्रेशन सेल्स। ये कहां पाई जाती है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। यूरेटर्स प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये जनन संबंधी है, और यूरेटर्स जो है जानते ही हैं, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है निद्रा, स्वप्न और प्रेम आदि के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन चूंकि जो पूछा है वो हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियोएक्टिव आयोडीन, अगर रेडियोएक्टिव हम इंजेक्ट करते हैं आयोडीन वाला, इन मैमल वुड एक्युमुलेट, ये सबसे ज्यादा कहाँ एकत्र होगा? तो सिंपल सी बात है, थायराइड से संबंधित होता है, तो ये थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पम्प्स इज which of the following pumps is responsible for initiating muscles contraction through the depolarization of muscle cells membrane? तो कौन मदद करता है? तो कैल्शियम आयन जो पंप होता है वो मदद करता है। और नेक्स्ट है, which of the following hormones is not made up of alpha and beta stimulation? LH, FSH, TSH तीनों में अल्फा और बीटा सब यूनिट्स पाई जाती हैं, लेकिन जो प्रोलैक्टिन है इसमें अल्फा और बीटा नहीं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेनिन इज सिक्रीटेड बाय, रेनिन जो सिक्रीट होती है वो किससे होती है? सेल्स इन द मेड्यूला डेंसा से, या सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, या सेल्स ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल से? ये किसके भाग है? नेफ्रीडिया के भाग है, ध्यान में रखें, सॉरी नेफ्रॉन के भाग है। किसके? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में जस्टाग्लोमेरुलर सेल पाई जाती है, और जो ये पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? जस्टाग्लोमेरुलर। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है उसमें पाई जाती है। एफरेंट जो आर्टेरियोल्स होता है जिसमें जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स पाई जाती है, जहां से रेनिन निकलता है, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। और ये बनता कैसे? तो आप जब नेफ्रॉन का चित्र बनाएंगे, ये ऐसे नेफ्रॉन जो बनता है ना ऐसे, तो एक देखेंगे एफरेंट होता है, एक एफरेंट होता है, और ये यहाँ ये होता है, तो एफरेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या सही नहीं है? तो डाइपेप्टाइड, टू पेप्टाइड बॉन्ड, जो डाइपेप्टाइड होता है उसमें दो पेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइड में दो कहाँ होंगे? यानी भाई एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, इसके बीच में कितना है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड है, ना कि दो, तो यही मैच नहीं करता है। जबकि ट्राई एक ग्लिसरॉल ईस्टर लिंकेज, लिनोलिक एसिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड, ग्लाइकोज, सब सही है, लेकिन ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली गैस इन द एटमॉस्फियर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन्स डेंजरस रेडिएशन? कहता है जो एटमॉस्फियर में वो गैस कौन सी है जो सन के डेंजरस रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करती है? तो इतना कॉमन सी बात है कि जो ओजोन है, जब सुन रहे हैं कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, तो ओजोन एब्जॉर्ब करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। काफी टाइम हो गया है, और दो क्वेश्चन और कराएंगे बस। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी? व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी? इसमें कैरिंग कैपेसिटी क्या है? तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन द पर्टिकुलर, मतलब कहता है वहन क्षमता क्या है? व्यक्तियों की वह न्यूनतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन, न्यूनतम, तो न्यूनतम की तो कभी बात ही नहीं की जाती, कब की जाती? अधिकतम, वह अधिकतम संख्या जो पर्यावरण में, तो वही लिखा है बी में, व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन करती है, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हेन ए पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज, कोई पॉपुलेशन पहले इंक्रीज करती है स्लोली देन रैपिडली फाइनली बिकम कांस्टेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। कहता है कोई मतलब है जो पहले क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करती है, फिर क्या करती है, एकदम तेजी से बढ़ती है, और फिर क्या हो जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार का कर्व कैसा होता है? तो ये एस शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? ये ऐसा एस शेप्ड होता है। तो ये कर्व कैसा होता है? एस। तो हाँ, एस शेप पे लगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, द मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ब्रेक्स डाउन द स्ट्रेटोस्फियर इनटू द क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स बाय, किसके द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ब्रेक्स डाउन द स्ट्रेटोस्फियर, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन में किसके द्वारा होता है? तो वो अल्ट्रावायलेट एक्टिविटीज के कारण ऐसा होता है कि वो टूटता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन का मतलब समझ रहा है, ये कहां से
एम्ब्रियोलॉजी से, भ्रूण विज्ञान से है कि जो हमारा ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला के सॉरी मारुला, मालो ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है जो इन्वेजिनेशन के बाद बनता है। तो उसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म। ऑप्शन इसको सही करेंगे। फिर कहता है और विच वन इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है, वर्मी फॉर अपेंडिक्स, बिल्कुल अपेंडिक्स है, क्योंकि अपेंडिक्स क्या करती थी, सेल्यूलोज का पाचन करती थी, जो कि हमारे पूर्वजों में विकसित थी। लेकिन हम पका पकाया भोजन खाते हैं या भोजन पका कर खाते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारे लिए। और जो पिलिका सेमुलरिस है, ये भी आंख से संबंधित है, जो कि वेस्टिजियल। ईयर मसल्स जो वेस्टिजियल, इसीलिए हम लोग अपने कान को हिला नहीं पाते हैं। एपीग्लॉटिस जो है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं है, नॉट लगा, नॉट वेस्टेज, यानी कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो कौन सा है, कंठ, कंठच्छद है, या एपीग्लॉटिस जो वेस्टिजियल नहीं है। और कहता द एज्ड ऑफ द एज्ड इराइथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉयड, कहता जो इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी जो मरती है, वो कहाँ मरती हैं, तो ये स्प्लीन में भी मरती हैं और हमारे लीवर में भी। स्प्लीन को तो हम ब्लड के कब्रगाह के भी नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। और 60 का ऑप्शन आप स्वयं करेंगे। इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फ्रॉम द फ्यूचर, कहता है जो फ्रॉग मेंढक होता है उसमें जो ब्लास्टोपोर बनता है, भ्रूण में जो ब्लास्टोपोर बनता है, वह किस में कन्वर्ट होता है, मुख में कन्वर्ट होता है, एनस में, या नार्स में, या टेम्पेनम में, किस में कन्वर्ट होता है, जरूर बताइएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसका सेकेंड पार्ट कुछ समय बाद आपको अवेलेबल होगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और यह जो पूरा पेपर है, जो एलटी का नया बैच शुरू हुआ है, उसमें यह पेपर आज हम डाल देंगे, तो वो आपके लिए परमानेंट उसमें पीडीएफ सेशन में उपलब्ध रहेगा। नमस्कार।